Hello friends, welcome. So in this video we are going to discuss database in Android. Okay, आप सबको पता ही होगा कि हमारी एप्लीकेशन में जब वो किसी कंप्यूटर या डिवाइस पर रन होती है तो उसमें हमें कोई ना कोई डेटा ऐसा होता है कि जो परमानेंटली स्टोर करना होता है। डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के बहुत सारे अलग अलग मैकेनिज़म्स हैं। उसमें से सबसे जो प्रसिद्ध है वो है डेटाबेस। ओके, तो जब हम कंप्यूटर के बारे में सोचते हैं कि कंप्यूटर के लिए कोई एप्लीकेशन बना रहे, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो या वेब एप्लीकेशन हो, डेटा को अगर हमें परमानेंटली स्टोर करना है तो हम तब डेटाबेस का ही सोचेंगे विकल्प। अदरवाइज़ विकल्प तो हमारे पास और भी है, जैसे कि हम डेटा को किसी फ्लैट फाइल में स्टोर कर सकते हैं कि जो नोटपैड में या नोटपैड प्लस प्लस में ओपन हो। लेकिन ये जो फ्लैट फाइल है उसमें कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं रहता है। मतलब कि डेटा को अगर आप सुयोजित तरीके से स्टोर करना चाहते हो कि जब उसे आप चाहो तो अच्छी तरह से रिट्रीव कर सके, मतलब कि आपका डेटा फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड है, मतलब या फिर एम्प्लॉयज़ का डेटा है, तो आप चाहोगे कि भाई मुझे वेरावल के जो स्टूडेंट्स है उसका ही डेटा चाहिए, या फिर मुझे ऐसे एम्प्लॉयज़ का डेटा चाहिए कि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो। तो कहने का मतलब कि अगर आपने फ्लैट फाइल में इस तरह का डेटा स्टोर किया है तो उसे एक्सेस करना, रिट्रीव करना बहुत ही कंफर्ट नहीं रहेगा, मतलब कि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसलिए हमेशा हम ऐसे मौक़ों पर हम डेटाबेस का ही यूज़ करना ज़्यादा उचित समझते हैं। तो अब जब बात करते हैं एंड्रॉयड की, तो एंड्रॉयड में भी डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग मैकेनिज़म्स अवेलेबल है, जैसे कि हम एंड्रॉयड में भी फ़ाइल सिस्टम यूज़ कर सकते हैं कि जो डिवाइस की लोकल फाइल सिस्टम में कोई फ़ाइल बना के डेटा को स्टोर करे। या फिर एक दूसरा मैकेनिज़्म भी अवेलेबल है शेयर्ड प्रेफरेंस का, लेकिन शेयर्ड प्रेफरेंस का है वो छोटे डेटा को और कम डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। जब आपका डेटा, जैसे कि कॉन्टैक्ट्स का डेटा, हम सब मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसमें कॉन्टैक्ट की एप्लीकेशन होती है। कॉन्टैक्ट की एप्लीकेशन में हम अपना खुद का कॉन्टैक्ट ऐड भी करते हैं और दूसरे कॉन्टैक्ट जो पहले हमने ऐड किए होते हैं उसको एक्सेस भी करते हैं। तो अगर आप सोचो तो जब आप कोई भी नया कॉन्टैक्ट ऐड करते हो तो वो कॉन्टैक्ट डिवाइस की मेमोरी में कहीं ना कहीं किसी न किसी डेटाबेस की टेबल में स्टोर होता होगा, क्योंकि उसमें अलग अलग फील्ड्स हम इनपुट कर रहे हैं और जब हम रिट्रीव कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग तरह से हम रिट्रीव भी करते हैं। तो कहने का मतलब कि डिवाइस में भी, एंड्रॉयड डिवाइस में भी ये डेटाबेस का मैकेनिज़्म अवेलेबल है। एंड्रॉयड एसडीके में भी डेटाबेस का मैकेनिज़्म अवेलेबल है। और जब हमारा डेटा किसी कोई एंटिटी से जुड़ा है, जैसे कि स्टूडेंट, पेशेंट, एम्प्लॉयज़, तो कहने का मतलब एम्प्लॉयज़ जो है वो एक एंटिटी है। ऐसे में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के बारे में डेटा जब स्टोर करना चाहता हूँ तो वो हर एक डेटा मेरा रिकॉर्ड बनेगा। तो ऐसा कोई जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, टेबल स्ट्रक्चर, तो उसमें डेटा बहुत अच्छी तरह से स्टोर होता है। और उसमें एक एडवांटेज ये भी है कि हम डेटा टेबल को रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि रिलेशन टेबल के बीच में रख सकते हैं, जिसे हम रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं, कि जिसके अंदर नॉर्मलाइज करके हमने टेबल डिफाइन किए हैं और अलग अलग टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप हम मेंटेन कर सकते हैं। अलग अलग तरह की रिलेशनशिप्स होती है। तो एंड्रॉयड में भी डेटाबेस का मैकेनिज़्म अवेलेबल है, लेकिन कंप्यूटर के मुकाबले एंड्रॉयड जिस डिवाइस में रन होता है उसमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स है। ज़्यादातर केस में हम मोबाइल के बारे में सोचते हैं कि हम मोबाइल के लिए डेवलप कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल भी देखा जाए तो कंप्यूटर के मुकाबले बहुत कम उसमें सुविधाएं अवेलेबल होती है। तो डेटाबेस जो हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं एप्लीकेशंस में सॉफ्टवेयर बनाते वक्त, ओरेकल, एसक्यूएल, उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है। तो मोबाइल में तो इतनी सारी सुविधाएं नहीं होती है। तो मोबाइल के लिए जो डेटाबेस है वो एंड्रॉयड के डेवलपर्स ने एक छोटा सा डेटाबेस बना के, मतलब कि डेटाबेस प्रोडक्ट एक छोटी सी हल्की फुल्की लाइट वेट मैकेनिज़्म अप्लाई किया है यहाँ पे, और उस डेटाबेस को नाम दिया है एसक्यूएलाइट डेटाबेस। एसक्यूएलाइट डेटाबेस एक तरह से डेटाबेस ही है कि जो इंटरनली सी लैंग्वेज में पूरा लिखा गया है, और वो इतना लाइट वेट है कि उसे रन होने के लिए कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ज़्यादा मेमोरी की आवश्यकता नहीं है, कोई ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ये जो डेटाबेस है एसक्यूएलाइट डेटाबेस,
वो डेटाबेस जिस डिवाइस में स्टोर हुआ है उसी डिवाइस में एप्लीकेशन उसे एक्सेस कर सकती है। ओके, ये नेटवर्क में यूज़ नहीं होता, ये केवल सिंगल डिवाइस एंड सिंगल एप्लीकेशन, मतलब कि जिस डिवाइस पे आप डेटा को एक्सेस करना चाहते हो उस डिवाइस में वो डेटाबेस होना ज़रूरी है। अगर कहने का मतलब कि जिस डिवाइस में आपकी एप्लीकेशन रन हो रही उसका डेटाबेस उसी डिवाइस में होगा, वो किसी वेब सर्वर से एक्सेस नहीं करेगी। हाँ, एंड्रॉयड में ऐसा पॉसिबल है कि हम किसी भी वेब सर्वर से डेटा को एक्सेस कर सकें, लेकिन SQLite डेटाबेस ऑन द डिवाइस, नॉट ऑन द सर्वर, ऑन द डिवाइस एंड द एप्लीकेशन ऑन द सेम डिवाइस विल और कैन एक्सेस इट। ओके, एंड्रॉयड डेटाबेस। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंड्रॉयड प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड डेटा परसिस्टेंट थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ SQLite डेटाबेस एंड कंटेंट प्रोवाइडर्स। कंटेंट प्रोवाइडर भी एक ऐसा ही मैकेनिज्म है कि जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़फुल होता है, लेकिन कंटेंट प्रोवाइडर जो है वो इंटरनली एक डेटाबेस ही है, SQLite डेटाबेस। और इसके बाद का टॉपिक है हमारा कंटेंट प्रोवाइडर। जब हम कंटेंट प्रोवाइडर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसके दो मायने होते हैं, या तो हमारी एप्लीकेशन खुद कंटेंट प्रोवाइडर बनेगी तो वो दूसरी एप्लीकेशंस को डेटा देगी इन अदर, और दूसरा पहलू है वो ये है कि हम अपनी एप्लीकेशन में कोई और एप्लीकेशन की जो कंटेंट प्रोवाइडर है उसका डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो कंटेंट प्रोवाइडर कोई एक ऐसा मैकेनिज़्म है, एक ऐसी एप्लीकेशन है कि जिसके खुद के पास डेटा होता है और वो दूसरे को प्रोवाइड करती है, लेकिन खुद के पास जो डेटा होगा वो इंटरनली तो टेबल के स्वरूप में ही होगा। SQLite databases are used to store application data using a managed and structured approach. Android offers a full SQLite relational database library. Using it, we can create our own database and keep control on it. तो Android SDK अपने को एक ऐसा पूरा API अवेलेबल है Android में SDK में, जिसके द्वारा हम SQLite डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर टेबल बना सकते हैं, टेबल में अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। Using SQLite, we can create fully encapsulated relational database for our application. इसका यूज़ करके हम अपनी एप्लीकेशन में एक ऐसा डेटाबेस बना सकते हैं कि जिसके अलग अलग टेबल्स को हम रिलेट कर सकते हैं। Android databases are stored in the data package name database folder. अब जब आप Android की एप्लीकेशन में से आप ये SQLite डेटाबेस बनाओगे तो कहीं ना कहीं वो डिवाइस की मेमोरी में तो स्टोर होगा, तो वो कहाँ पे स्टोर होता है? डेटा फोल्डर के अंदर। डेटा फोल्डर, उसके अंदर आपकी एप्लीकेशन का पैकेज, फॉर एग्जांपल com.example.something इस तरह का पैकेज नेम होगा आपकी एप्लीकेशन का, उस नाम का फोल्डर बनेगा। कहाँ पे? डेटा के अंदर डेटा सब फोल्डर, उसके अंदर आपके पैकेज के नेम का फोल्डर, उसके अंदर एक सब फोल्डर डेटा बेसिस, और उस फोल्डर के अंदर आपकी डेटाबेस फाइल बनेगी। ओके, और दोनों ही जगह में अगर आप एप्लीकेशन इसमें रन करते हो तो, या फिर आपकी क्लाइंट के मोबाइल में रन होती है, तो दोनों ही केस में आपका जो डेटाबेस हो इसी तरह से स्टोर होगा। अगर आप इम्यूलेटर AVD में चेक करते हो, आपकी एप्लीकेशन टेस्ट करते हो, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इम्यूलेटर की मेमोरी में भी ऐसा एक फोल्डर होगा जहाँ पे आपका डेटाबेस बनेगा। All databases are private and accessible to the application that created it. हर डेटाबेस जिस एप्लीकेशन में बनता है उसके पूरे नियंत्रण में होता है और वो उसका ऑनर होता है, एप्लीकेशन खुद। यूजिंग द SQLite डेटाबेसेस, तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि SQLite डेटाबेस एक लाइट वेट मैकेनिज़्म है, एक लाइट वेट डेटाबेस है। उसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। सबसे पहला एडवांटेज उसका कि वो ओपन सोर्स है, मतलब कि इसे यूज़ करने के लिए आपको कुछ अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल किया है या आप एंड्रॉयड SDK आपके पास है तो ये आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि ये एंड्रॉयड के डेवलपर्स ने ही इसे बनाया है। ओके, कोई लाइसेंस अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड्स कंप्लाइंट, मतलब कि ये अलग अलग स्टैंडर्ड्स में एक सेम तरीके से वर्क करता है। लाइट वेट, कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ज़्यादा मेमोरी की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई टूल अलग से आपको इसके लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा। लाइट वेट और सिंगल टायर, मैंने जैसा कि आपको बताया सिंगल टायर, फ्रंट एंड एंड द बैक एंड ऑन द सेम डिवाइस, डेटाबेस भी इसमें और एप्लीकेशन भी इसमें।
इसे कहते हैं सिंगल टायर, मतलब कि जिस डिवाइस में डेटाबेस है उसी डिवाइस में एप्लीकेशन उसे यूज़ कर सकती है। 2 टायर या 3 टायर जैसा कि वेब एप्लीकेशन में होता है, ऐसा नहीं है। डेटाबेस lies on the same device where the application lies or it is installed. It is implemented as a compact C library that's included as a part of the Android software stack. ये जो डेटाबेस है आपका वो एज ए सी लैंग्वेज में लिखा गया है, तो वो सी लाइब्रेरी के स्वरूप में ही आपके SDK का एक पार्ट होगा। It is lightweight and powerful. It is different from many conventional database engines in such a way that columns of a table may be of different type. हमने अलग अलग तरीके के डेटाबेस यूज़ किए हैं, उसमें टेबल बनाए हैं। टेबल बनाते वक्त हम ये सोचते हैं कि कितनी कॉलम्स उसमें रखनी है और कॉलम्स के टाइप क्या क्या रखने हैं। अब ये दूसरे डेटाबेस की जो हम बात कर रहे हैं उसमें कॉलम में जो आप डेटा स्टोर कर सकते हैं वो केवल एक ही टाइप का होगा जो आपने स्ट्रक्चर डिफाइन करते वक्त मेंशन किया है। लेकिन यहाँ पे एंड्रॉयड में SQLite डेटाबेस में जो आपका टेबल है उसमें जो कॉलम है उस कॉलम में अलग अलग तरह के डेटा, अलग अलग टाइप का डेटा आप उसमें स्टोर कर सकते हो, एक ही कॉलम में अलग अलग टाइप का डेटा। क्रिएटिंग एंड ओपनिंग डेटाबेस। तो SQLite डेटाबेस के बारे में इतना कुछ जानने के बाद अब आप ये देखना चाहोगे कि उसे कैसे यूज़ करें, कैसे बनाए, कैसे ओपन करें। तो सबसे पहली चीज़ जो हम करना चाहेंगे वो होगा कि डेटाबेस को क्रिएट करना और फिर उस डेटाबेस को बार बार ओपन करना अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शंस करने के लिए। तो डेटाबेस को ओपन करने के लिए हमारे पास एक्टिविटी की ही मेथड अवेलेबल है, ओपन और क्रिएट डेटाबेस। ये दोनों चीज़ के लिए, जैसा कि मेथड के नाम में ही प्रतीत होता है कि इस मेथड का उपयोग हम डेटाबेस को ओपन करने के लिए एज वेल एज उसे क्रिएट करने के लिए भी कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है ओपन और क्रिएट डेटाबेस वो रिटर्न करती है SQLite डेटाबेस का ऑब्जेक्ट। SQLite डेटाबेस नाम का क्लास हमारे एंड्रॉयड SDK में अवेलेबल है। इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी ये मेथड, ओके। और इसका उपयोग हम डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए या फिर क्रिएट किया गया डेटाबेस ओपन करने के लिए कर सकते हैं। It returns an instance of SQLite database which contains reference to the database opened. तो ये मेथड आपको रिटर्न करेगी SQLite डेटाबेस का ऑब्जेक्ट जिसमें रेफरेंस होगा उस डेटाबेस का कि जो क्रिएट हुआ है या तो ओपन हुआ है। ओपन और क्रिएट डेटाबेस, उसमें पहली आर्ग्यूमेंट डेटाबेस का नाम, दूसरी आर्ग्यूमेंट उसका मोड, कौन सा मोड में उसे आप ओपन करना चाहते हो। ज़्यादातर केस में ये मोड प्राइवेट रहेगा। और तीसरी भी एक आर्ग्यूमेंट पास होती है कर्सर फैक्ट्री, जिसे हम ज़्यादातर केस में नल रखते हैं। ये रिटर्न करेगी आपको डेटाबेस SQLite डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग टेबल्स। तो आइए मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए ये मेरी एक सिंपल स्मॉल एक्टिविटी है। इसके अंदर मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया है क्लास के अंदर SQLite डेटाबेस, ओके, SQLite डेटाबेस, और उसको नाम दिया है DB। और ऑन क्रिएट मेथड में मैंने क्या किया, ओपन और क्रिएट डेटाबेस। पहली आर्ग्यूमेंट मेरे डेटाबेस का जो नाम मुझे रखना है, अभी मैं फर्स्ट टाइम इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो मैं इसको क्रिएट करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू क्रिएट दिस डेटाबेस, ओके। NGS MTI mode is private and cursor factory is mentioned as null. Now this method, what will it do? It will check whether the database is available with the name I have passed. If the database is not available, it will create the database with the name I have passed and it will return the reference to that database. तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा कि इस DB नाम के वेरिएबल में वो जो डेटाबेस जो बना है या फिर ओपन हुआ है, पहले बना और अब ओपन हुआ, उसका रेफरेंस आ जाएगा इस वेरिएबल में। तो इस तरह से हम सिंपली डेटाबेस को ओपन या क्रिएट कर सकते हैं। अब दूसरा जो स्टेप है आपका, मतलब कि जो चीज़ आप उसमें करना चाहोगे वो है टेबल को बनाना। डेटाबेस आपने बनाया है तो आपका कोई ना कोई पर्पस होगा और वो जो पर्पस है आपका वो है टेबल बनाना। बहुत सारे टेबल्स या कुछ टेबल्स बना के उसमें आप डेटा को स्टोर करोगे। So we have one method available of SQLite database class, that is execSQL. To create a table in database, we can use the execSQL method of the SQLite database.
It requires one argument of string type, which is the query for creating table. आपने डेटाबेस पढ़ते वक्त या डेटाबेस का यूज़ करते वक्त ऐसा बहुत बार किया होगा, टेबल क्रिएट करना, और उसके लिए आप लिखते हो क्रिएट टेबल। जब आप ओरेकल या एसक्यूएल का यूज़ करते हो, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, फिर ब्रैकेट ओपन, उसमें कॉलम का नाम, उसकी वैल्यू, उसकी टाइप, कोमा कॉलम नेम टाइप, कोमा कॉलम नेम टाइप। ऐसी बहुत सारी कॉलम्स आप डिफाइन कर सकते हो और हर एक के लिए इस तरह से आप मेंशन कर सकते हो। जितनी भी कॉलम्स है फिर एंड में ब्रैकेट क्लोज करके सेमी कॉलन। तो वही क्रिएट टेबल की क्वेरी आपको यहाँ पे भी यूज़ करनी है, लेकिन इस क्वेरी को डबल कोट्स में लिख के, मतलब कि स्ट्रिंग स्वरूप में आपको पास करना है एग्जिट एसक्यूएल मेथड के अंदर। देखिए छोटा सा एग्जांपल, ओपन और क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस को ओपन किया, फिर एक स्ट्रिंग डिफाइन की क्रिएट टेबल के लिए, ठीक है। क्रिएट टेबल क्लास का टेबल का नाम MCA क्लास, फिर उसमें 2 कॉलम रखी, एनरोलमेंट नंबर, एस नेम, इसका टाइप इंटीजर और इसका टाइप टेक्स्ट, फिर DB मतलब कि ये ऑब्जेक्ट डॉट एग्जिट एसक्यूएल क्रिएट टेबल। ये आपको याद रखना चाहिए कि टेबल अगर उस नाम का टेबल पहले बना हुआ है तो टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट की एरर आ सकती है, डुप्लीकेट टेबल, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, बिकॉज कि यहाँ पे SQLite डज नॉट सपोर्ट क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट। याद है ना आपको, आप ओरेकल में और SQL में यूज़ करते थे क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट, तो ही टेबल बनाओ अगर वो टेबल अवेलेबल नहीं है। इफ़ नॉट एग्जिस्ट वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है, ओके। तो जब पहली बार आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है तो आपको टेबल बनाना है, लेकिन वही एप्लीकेशन और वही कोड दोबारा रन होता है तो आपको टेबल बनाने का कोड वहाँ से निकाल देना है। लेकिन ये आप चिंता मत करो, आपको ये इतनी सारी टेंशन रखने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज कि हमारे पास इस तरह के डेटाबेस के ट्रांजेक्शन्स के लिए एक और मैकेनिज़्म और एक क्लास अवेलेबल है, हेल्पर क्लास, जिसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। तो अभी के लिए आपको ये याद रखना है, ध्यान रखना है कि टेबल को दोबारा आप क्रिएट ना करो। तो देखो मैंने भी यहाँ पे क्या किया, टेबल को क्रिएट करने का कोड db.execSQL क्रिएट टेबल MCA, नाम क्या दिया मैंने MCA, कॉलम नेम, टाइप टेक्स्ट, अनदर कॉलम एज, टाइप इंटीजर। इस तरह से एक MCA टेबल और उसमें 2 कॉलम्स टेक्स्ट और इंटीजर। लेकिन मैंने इसको कमेंट दे दिया क्योंकि एक बार ये लाइन रन हो गई तो मुझे दूसरी बार अभी रन नहीं करनी है, लेकिन जब हेल्पर का यूज़ करेंगे तो हमें ये चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इस तरह से जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो एक टेबल बन जाएगा, ओके। और उस टेबल को आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो डिवाइस एक्सप्लोरर, अगर आपका AVD रन हो रहा है उसमें आप चेक करना चाहते हो तो ये डेटा फोल्डर के अंदर डेटा फोल्डर, उसके अंदर आपकी एप्लीकेशन का नाम जो भी है, जैसे कि com.example, मेरी एप्लीकेशन का नाम है my application 2, तो com.example.my application 2, उसमें डेटाबेस और उसके अंदर NJSMTI, ये आपका डेटाबेस का नाम, ठीक है। तो इस तरह से आपका डेटाबेस भी आपको देखने को मिलेगा, जो पाथ मैंने शुरू में बताया था उसी पाथ को। कंटेंट वैल्यूज़ एंड कर्सर, जब हम SQLite डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो 2 ऐसे क्लास है कि जो हमें डिस्कस करने चाहिए, कंटेंट वैल्यूज़ एंड कर्सर। अब कंटेंट वैल्यूज़ जो है, नाम से ही काम का पता चल जाता है। कंटेंट वैल्यूज़, इट इज़ अ टाइप ऑफ मैप ऑब्जेक्ट, जैसा कि जावा में, कोर जावा में मैप इंटरफेस अवेलेबल है, और वो काम क्या करता है, तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ objects, it is a collection of entries. Each entry contains 2 things, name and value, name and value, key and value। तो मैप जो एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ एंट्रीज और पेयर्स, उसी तरह का एक ऑब्जेक्ट है कंटेंट वैल्यू। कंटेंट वैल्यू में डेटाबेस के टेबल के संदर्भ में आप कॉलम नेम वैल्यू इस तरह की जोड़ी पैर पुट कर सकते हो। जैसे कि मुझे टेबल में, इसका उपयोग कहाँ पे होता है, मुझे टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है और मेरे टेबल में 5 कॉलम्स है, तो मैं क्या करूँगा, कंटेंट वैल्यू का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, फिर उसमें 5 एंट्रीज पुट करूँगा। क्यों? क्योंकि 5 कॉलम्स है। फॉर ईच कॉलम 1 एंट्री, कॉलम नेम
फर्स्ट कॉलम नेम इट्स वैल्यू, अगेन अनदर कॉलम नेम इट्स वैल्यू, अनदर कॉलम नेम इट्स वैल्यू। इस तरह से जितनी कॉलम्स है उतनी एंट्रीज पुट करूँगा। फाइनली जब मुझे इंसर्ट करना है तो ये कंटेंट वैल्यू का ऑब्जेक्ट में डेटाबेस में इंसर्ट करूँगा, तो पूरा एक रिकॉर्ड वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। समझ में आया? सो टू इंसर्ट डेटा इन टेबल कंटेंट वैल्यूज आर यूज। ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो यूज वाइल अपडेटिंग, बिकॉज अपडेट करते वक्त भी आपको टेबल के रिकॉर्ड के लिए डेटा प्रोवाइड करना है। इट इज़ अ क्लास हुज ऑब्जेक्ट कंटेन्स टू थिंग्स, की एंड अ वैल्यू। कंटेंट वैल्यूज डॉट पुट एनरोलमेंट नंबर 101 वैल्यूज डॉट पुट एस नेम चेक दिस। तो इस तरह से आप कंटेंट वैल्यू का ऑब्जेक्ट बना के उसमें डेटा को पुट कर सकते हो। दूसरी जो चीज़ है वो है कर्सर। जब आप डेटाबेस से टेबल से रिकॉर्ड फैच करना चाहते हो, मतलब कि क्वेरी करते हो, जैसे आप एसक्यूएल में और ओरेकल में करते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर समथिंग इज इक्वल टू समथिंग हैविंग दैट ग्रुप बाय दिस। तो वो जो सिलेक्ट क्वेरी है उससे डेटा को हम एक्सेस करते हैं। यहाँ पे भी हमें डेटा जो टेबल में स्टोर हुए हैं उसे एक्सेस करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब हम डेटाबेस से टेबल से डेटा को फैच करेंगे यहाँ पे एसक्यूएल में, तो वो जो डेटा रिकॉर्ड सेट जो हमें मिलेगा, ओके, वो एक कर्सर के ऑब्जेक्ट में होगा, कर्सर के ऑब्जेक्ट स्वरूप में होगा। ये कर्सर के ऑब्जेक्ट के द्वारा हमें जो रिकॉर्ड्स मिले हैं उसे हम 1 बाय 1 एक्सेस कर सकते हैं। हर एक रिकॉर्ड की कॉलम को 1 बाय 1 रीड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कर्सर मतलब रिकॉर्ड सेट। कर्सर इज़ लाइक अ पॉइंटर विच पॉइंट्स टू अ रिकॉर्ड सेट। कर्सर की ऐसी बहुत सारी मेथड्स है जिसके द्वारा हम 1 बाय 1 रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। रिकॉर्ड्स में आई हुई कॉलम का इंडेक्स जान सकते हैं, कॉलम का नेम जान सकते हैं, कॉलम का डेटा रीड कर सकते हैं, एट्सेट्रा। वी कैन ऑल्सो एक्सेस मेटा डेटा। ओके, to retrieve the data stored in the tables we can query. When we query a table, it returns the data in form of cursor object which we can populate to access the rows data. Cursors are the pointers to result set within the underlying data. The cursor class includes a number of navigation functions. Some of them are like this. Move to first, जो record set है उसमें first record पे move होना है, move to first. Next record पे जाना है, move to next. प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाना है तो मूव टू प्रीवियस। गेट काउंट विल रिटर्न द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन दी रिकॉर्ड सेट। गेट कॉलम इंडेक्स, दो स्वरूप है इसके, गेट कॉलम इंडेक्स एंड गेट के कॉलम इंडेक्स और थ्रो। किसी भी कॉलम का नाम आपको पता है टेबल में और उसका इंडेक्स जानना है। हर एक कॉलम का इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स के द्वारा हम उस कॉलम की वैल्यू रीड कर सकते हैं। सपोज कि आपको इंडेक्स नहीं पता, आपको नाम पता है और इंडेक्स जानना चाहते हो तो इस मेथड के द्वारा ये जान सकते हो। और थ्रो का मतलब कि अगर उस नाम की कोई कॉलम है ही नहीं तो ये मेथड एक्सेप्शन भी थ्रो करेगी। गेट कॉलम नेम, आपको इंडेक्स पता है, नाम जानना है तो इस मेथड का यूज़ कर सकते हो, गेट कॉलम नेम। इसमें आपको आर्ग्यूमेंट पास करनी है इंडेक्स। गेट कॉलम नेम्स, कॉलम के टेबल के सभी कॉलम्स का नाम, जितने भी कॉलम्स है टेबल में उन सब के नेम्स का एक स्ट्रिंग एरे बन के रिटर्न होगा। मूव टू पोजीशन, कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे आप मूव होना चाहते हो, एब्सोल्यूट पोजीशन, आप इसमें पोजीशन पास कर सकते हो। गेट पोजीशन, इट विल रिटर्न द करंट पोजीशन। आप रीड कर रहे हो 1 बाय 1 रिकॉर्ड, कौन से रिकॉर्ड पे पहुँचे हो ये जानना है, गेट पोजीशन द्वारा आप जान सकते हो। तो ये दो महत्वपूर्ण क्लास है कि जो आपको यूज़फुल होंगे, कंटेंट वैल्यू एंड कर्सर क्लास। अब टेबल बनाने के बाद जो नेक्स्ट कार्य हम करेंगे वो होगा रिकॉर्ड इंसर्ट करना। तो रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए हमारे पास एसक्यूएल डेटाबेस की मेथड अवेलेबल है, इंसर्ट मेथड, जिसको 3 आर्ग्यूमेंट आपको देनी है। पहली आर्ग्यूमेंट आपके टेबल का नाम, दूसरी आर्ग्यूमेंट कोई ऐसी कॉलम जिसके लिए आप डेटा पास नहीं कर रहे हो, और वो कॉलम आपके टेबल को डिफाइन करते वक्त अगर आपने नॉट नल रखी है, नॉट नल, तो आपको डेटा पास करना ही होगा। लेकिन कुछ कॉलम्स ऐसे भी हो सकते हैं कि जो नलेबल है, मतलब कि उसके लिए वैल्यू पास नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो अगर आप ऐसी कॉलम्स के लिए डेटा पास नहीं कर रहे हो, यहाँ इंसर्ट करते वक्त डेटा उस कॉलम के लिए इंसर्ट नहीं करना चाहते, तो ऐसी कॉलम का नाम आपको सेकंड आर्गुमेंट में पास करना है। एक या एक से ज़्यादा हो सकता है।
फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज द नेम ऑफ द टेबल, सेकंड कंटेंट्स नेम ऑफ कॉलम विच में बी नल, थर्ड इज द कंटेंट वैल्यू ऑब्जेक्ट जिसमें आपका कॉलम नेम वैल्यू तरह से एक पूरा पेयर्स होगी उसमें। देखिए आपको एक एग्जांपल भी बताता हूँ यहाँ पे। देखिए इंसर्ट का मेरा जो कोडिंग है उसमें कंटेंट वैल्यू का ऑब्जेक्ट बनाया, वैल्यूज़ इज इक्वल टू न्यू कंटेंट वैल्यूज़, फिर उसमें पुट किया नेम कॉलम है ना, नेम माधव, दूसरी कॉलम एज 7, इस तरह से db.insert टेबल का नाम MCA, नल कॉलम कोई भी नलेबल नहीं रखा है, फिर थर्ड आर्ग्यूमेंट कंटेंट वैल्यू का ऑब्जेक्ट जिसका नाम मैंने क्या रखा है, वैल्यूज़। तो ये टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। है, मैंने 2 बार इंसर्ट पे क्लिक किया तो 2 बार रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अगेन करता हूँ तो ये 3 बार इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इंसर्ट करने के बाद अपडेट करना, मतलब कि टेबल में रिकॉर्ड्स आपने पहले इंसर्ट किए हुए उसमें से किसी भी रिकॉर्ड में एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड में कोई कॉलम की वैल्यू आपको चेंज करनी है, मॉडिफाई करनी है, तो उसके लिए हमारे पास अपडेट मेथड अवेलेबल है जिसमें आपको 4 आर्ग्यूमेंट पास करनी है। पहली आर्ग्यूमेंट आपकी टेबल का नाम, दूसरी आर्ग्यूमेंट न्यू वैल्यूज़, पुरानी जो वैल्यूज़ है उस रिकॉर्ड्स में उसे आप बदल कर अब क्या करना चाहते हो वो भी आपको कंटेंट वैल्यू में पुट करके पास करना है। थर्ड आर्ग्यूमेंट इज द क्राइटेरिया, वेयर अगर आप क्राइटेरिया पास नहीं करोगे तो सभी रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाएंगे। तो आपको मेंशन करना है कहाँ पे आप अपडेट करना चाहते हो, कौन सी कॉलम्स में, वेयर समथिंग इक्वल टू समथिंग। तो वेयर जो आप कहते हो समथिंग इज इक्वल टू, तो आपको यहाँ पे जो क्राइटेरिया जो है आपका कॉलम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखना है कि भाई इस कॉलम को मैं इस कॉलम के आधार पे, इस कॉलम की वैल्यू के आधार पे मैं रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करना चाहता हूँ। सपोज़ कि मुझे वेयर सिटी इक्वल टू वेरावल करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिटी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे वैल्यू क्या आनी चाहिए वो मैं लिखूँगा यहाँ पे। मुझे सिटी इक्वल टू वेरावल लिखना है तो सिटी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखूँगा, वेरावल। फिर इसे हम कॉल करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगी। अगर मैचिंग रिकॉर्ड्स मिलते तो वो रिकॉर्ड्स अपडेट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे एक ये अपडेट रिकॉर्ड मेथड मैंने कॉल की है। ओके, कंटेंट वैल्यूज़ इक्वल टू न्यू कंटेंट वैल्यूज़। अब देखो वैल्यूज़ डॉट पुट, मैंने पुट क्या किया उसमें, नेम पीहू, एज 3। ओके, इस तरह से कंटेंट वैल्यू का एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने जिसमें एक रिकॉर्ड रख दिया, रिकॉर्ड के लिए कॉलम्स की वैल्यू रख दी। फिर डेटाबेस मतलब कि db.update, कौन सा टेबल, MCA, कौन सी वैल्यूज़, न्यू वैल्यूज़ ये वाली। क्राइटेरिया कौन सा, नेम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क की जगह पे स्ट्रिंग एरे पास कर दिया माधव। एरे इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन मार्क एक से ज़्यादा हो सकते हैं, क्राइटेरिया एक से ज़्यादा हो सकता है। अब अगर मैं इस अपडेट के कोड को रन करूं तो क्या होगा, जहां पे नेम माधव है उस रिकॉर्ड में चेंज होके नेम क्या हो जाएगा, पीहू, और एज क्या हो जाएगी, 3। देखा आपने, ये सभी रिकॉर्ड्स, क्योंकि सभी रिकॉर्ड्स में नेम माधव थे तो वो सभी रिकॉर्ड्स में चेंज हो गया। नाउ डिलीटिंग अ रिकॉर्ड, we can delete an existing record in the table using the delete method of the SQLite database। डिलीट मेथड में आपको अपडेट से एक आर्ग्यूमेंट कम पास करनी है, 3 आर्ग्यूमेंट्स, बिकॉज कि यहाँ पे न्यू वैल्यूज़ तो आपको देनी नहीं है। ओके, तो पहली आर्ग्यूमेंट यहाँ पे रहेगा टेबल का नेम, दूसरी आर्ग्यूमेंट क्राइटेरिया, और तीसरी आर्ग्यूमेंट में क्राइटेरिया में जो क्वेश्चन मार्क लिखा है आपने उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे वैल्यू क्या आनी चाहिए। दिखाता हूँ आपको उसका भी लॉजिक। ये डिलीट, टेबल का नेम क्राइटेरिया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या, नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पीहू। तो अब ऐसे रिकॉर्ड्स की जिसमें नेम क्या है, पीहू, वो डिलीट हो जाएगी। हमारे 3 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं, डिलीट। अब शो करता हूँ, एक भी रिकॉर्ड नहीं।
अब इंसर्ट करूँगा तो वो माधव वाला रिकॉर्ड वापस इंसर्ट होगा। ओके, तो इस तरह से डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन डिलीट में अगर क्राइटेरिया नहीं दिया है, केवल यहाँ पे मैं लिख दूँ 1, तो सभी रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। अगर हम डिलीट में लिख देंगे केवल अब अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 1, ओके, और यहाँ पे कुछ पास नहीं करेंगे, वेर 1 इक्वल टू 1 ऐसा ही लिख दिया, तो सभी रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक जगह पे ऐसा किया हुआ है, डिलीट वेर 1, तो इससे क्या होगा कि सभी रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। देखिए डिलीट, यहाँ पे कमेंट करके हम सपोज यहाँ पे नल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1। अब इसको रन करूँगा तो क्या होगा, सभी रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। क्वेरिंग ए डेटाबेस। अब जो मैंने आपको बात की थी जब हमने अभी थोड़ी देर पहले कर्सर डिस्कस किया कि डेटाबेस में टेबल के रिकॉर्ड्स आप बहुत बार एक्सेस करना चाहोगे, फेच करना चाहोगे, मतलब कि क्वेरी करना चाहोगे। जैसे आप सिलेक्ट क्वेरी यूज़ करते हो ओरेकल में, एसक्यूएल में, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, या फिर सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, वेयर समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, हैविंग समथिंग, ग्रुप बाय समथिंग, ऑर्डर बाय समथिंग। तो इस तरह से आप देखो तो सिलेक्ट क्वेरी का सिंटेक्स तो बहुत बड़ा है, ओके। लेकिन सिंपली हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, मुझे सभी रिकॉर्ड्स दे दो टेबल में जो भी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सभी कॉलम्स, सभी रिकॉर्ड्स। लेकिन उसका सिंटेक्स आप देखो, सिलेक्ट कॉलम नेम कॉमा कॉलम नेम कॉमा कॉलम नेम, मतलब कि एनरोलमेंट नंबर, नेम, फीस पेड फ्रॉम टेबल नेम, वेयर सिटी इक्वल टू वैल्यू, ग्रुप बाय कोर्स, ऑर्डर बाय नेम। ये इस तरह से भी हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेरी करने के लिए SQLite डेटाबेस की मेथड है क्वेरी मेथड, और उसमें ये सब कुछ आप कर सकते हो जो हमने अभी पिछले पेज पे देखा। टेबल का नाम पास करना है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, सेकंड आर्ग्यूमेंट, कौन कौन से कॉलम्स चाहिए, थर्ड आर्ग्यूमेंट, क्राइटेरिया अगर आपको देना है कि भाई सिटी इक्वल टू वेरावल, ऐसे रिकॉर्ड्स चाहिए तो क्राइटेरिया इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखना है वहाँ पे। फोर्थ आर्ग्यूमेंट में जितने क्वेश्चन मार्क है थर्ड आर्ग्यूमेंट में उतने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कहाँ पे पास करनी है आपको, फोर्थ आर्ग्यूमेंट में। फिफ्थ आर्ग्यूमेंट में आपका ग्रुप बाय, सिक्स्थ में हैविंग क्लॉज, सेवन्थ में ऑर्डर ऑफ ऑर्डरिंग, असेंडिंग बाय डिफ़ॉल्ट होगा, डिसेंडिंग करना चाहते हो तो लिख सकते हो कौन सी कॉलम पे आपको ऑर्डरिंग करना है। और एक एथ आर्ग्यूमेंट भी इसमें होगी, लिमिट, कितने रिकॉर्ड्स चाहिए। पहली आर्ग्यूमेंट के अलावा बाकी की सब आर्ग्यूमेंट्स नलेबल है, कहने का मतलब आप उसके लिए नल वैल्यू पास कर सकते हो। देखो ये हमारा एप्लीकेशन अभी रन हो गया, तो हमने जो डिलीट का कोड लिखा था वो भी इसमें अभी रन हो रहा है, डिलीट का कोड। अब देखो शो करेंगे तो अभी तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, डिलीट करेंगे शो, तो सभी रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए क्योंकि मैंने वहाँ पे क्राइटेरिया में क्या दे दिया, 1, तो सभी रिकॉर्ड्स 1 मतलब ट्रू, सभी रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए। अब देखो शो रिकॉर्ड, तो शो रिकॉर्ड में मैंने आपको बताया था कर्सर कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड सेट। तो ये जो क्वेरी मेथड है हमारे डेटाबेस की, वो रिटर्न क्या करती है, कर्सर का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे नाम दे दिया कर्सर हमने, क्वेरी, टेबल का नाम MC, बाकी की सभी कॉलम आर्ग्यूमेंट्स मैंने नल पास कर दी। देखिए बाकी की सभी आर्ग्यूमेंट्स नल पास कर दिए, नल, ओके। और अब क्या किया मैंने कि जब मैंने ये क्वेरी की तो टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो रिकॉर्ड सभी मुझे एक रिकॉर्ड सेट में मिले, और यहाँ पे वो एक कर्सर ऑब्जेक्ट में मुझे मिले हैं। तो मैंने क्या किया, कर्सर डॉट मूव टू नेक्स्ट। इससे क्या होगा, जब ये मेथड कॉल होती है और रिटर्न करती है कर्सर का ऑब्जेक्ट, तो उस रिकॉर्ड सेट में हमारा जो कर्सर है, पॉइंटर, वो बिगिनिंग पे होता है। बिगिनिंग मतलब फर्स्ट रिकॉर्ड से ऊपर, और उस बिगिनिंग पे पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, पढ़ने के लिए फर्स्ट रिकॉर्ड में रिकॉर्ड अवेलेबल है। लेकिन अभी हम कहाँ पे है, फर्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर।
इसलिए क्या किया, मूव टू फर्स्ट या फिर मूव टू नेक्स्ट। ये वाइल लूप चलाई हमने कि भाई सभी रिकॉर्ड्स रीड करने हैं, लेकिन पहले जाना कहाँ पे पड़ेगा, करंट पोजीशन से रीड नहीं कर पाएंगे, करंट में तो अभी हम कहाँ पे है, बिगिनिंग पे। तो यहाँ पे क्या लिखा, मूव टू नेक्स्ट। ओके, दो वेरिएबल लिए हमने क्योंकि दो कॉलम्स के डेटा स्टोर करने के लिए एक स्ट्रिंग बफर का वेरिएबल लिया डेटा, जिसमें मैं हर बार रिकॉर्ड को अपेंड करूँगा। अब देखिए लूप चलाई है मैंने, मूव टू नेक्स्ट, मतलब ये मूव टू नेक्स्ट क्या करेगा, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे ले जाएगा, और अगर नेक्स्ट रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसलिए लूप में हमने कंडीशन क्या लिखी, वाइल कर्सर डॉट मूव टू नेक्स्ट, फिर नेम इज इक्वल टू कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग, कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग, और उसमें आर्ग्यूमेंट क्या पास किए मैंने, इंडेक्स। तो जो नेम कॉलम है मेरा वो कौन सा है, फर्स्ट कॉलम, तो उसका इंडेक्स क्या होगा 0, और उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो क्या लिखा मैंने, कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग इंडेक्स 0 इंडेक्स वाला स्ट्रिंग टाइप का कॉलम का डेटा मुझे चाहिए, वो किस में स्टोर किया, नेम में। उसी तरह से कर्सर डॉट गेट इंटीजर 1, इंडेक्स 1 हो ऐसा इंटीजर कॉलम की वैल्यू मुझे चाहिए, और वो मैंने किस में स्टोर की, एज में। फिर डेटा की जो स्ट्रिंग बफर है मेरा, उसमें मैंने अपेंड कर दिया। जब तक ये लूप चलेगी हर बार एक एक रिकॉर्ड रीड होगा, उसमें से स्ट्रिंग इंटीजर रीड होके स्ट्रिंग बफर में अपेंड होगा। फाइनली ये चीज़ मैं कहाँ पे मैं स्टोर कर रहा हूँ, डिस्प्ले कर रहा हूँ, टेक्स्ट व्यू में डेटा डॉट टू स्ट्रिंग। तो देखिए अभी तो हमारे पास सब कुछ डिलीट कर दिया, इंसर्ट किया मैंने एक बार, अब शो, वापस इंसर्ट, शो, वापस इंसर्ट, शो। तो जितने भी रिकॉर्ड्स है वो सभी फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सभी रिकॉर्ड्स रीड होंगे। अगर ये वाइल लूप नहीं चलाएंगे और केवल इतना ही लिखेंगे तो केवल एक रिकॉर्ड रीड होगा। अगर हमें सभी रिकॉर्ड्स रीड करने हैं तो इस तरह से वाइल लूप हमें एग्जीक्यूट करनी होगी। ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स है जो हमने अभी डिस्कस किए थे कि db.query इस तरह से आप कर सकते हो, लेकिन अभी हमने ये कुछ पास नहीं किया, हर जगह पे नल लिख दिया। तो केवल सभी रिकॉर्ड्स, केवल टेबल का ही नाम पास करेंगे तो उस टेबल के सभी रिकॉर्ड्स हमें मिलेंगे, और कौन से स्वरूप में मिलेंगे, कर्सर के स्वरूप में। या एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम द कर्सर, उसकी मेथड्स हमने डिस्कस की थी। Query method of the SQLite database returns a cursor object which can be used to populate the rows returned. डेटाबेस में आपने क्वेरी की तो जो रिकॉर्ड सेट मिला है उस रिकॉर्ड्स को पॉपुलेट करने के लिए 1 by 1 उसे एक्सेस करने के लिए आप कर्सर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, और उसकी मेथड्स उसमें आपको उपयोगी होगी जो हमने पहले डिस्कस की थी। वी नीड टू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रीच द पर्टिकुलर रिकॉर्ड। अब किसी भी रिकॉर्ड को रीड करना है तो उस रिकॉर्ड पे पहले पहुंचना पड़ेगा, पहुंच के उस रिकॉर्ड पे पहुंचने के बाद उसकी कॉलम्स को 1 by 1 रीड करना है। तो आपके पास गेट मेथड के ऐसे बहुत सारे स्वरूप है। सपोज कि पहली कॉलम आपकी इंटीजर है तो गेट int लिखना है, दूसरी कॉलम आपकी स्ट्रिंग है तो गेट स्ट्रिंग लिखना है, और उसमें आर्ग्यूमेंट पास करनी है 1 इंडेक्स। तीसरी कॉलम जिसका इंडेक्स 2 है वो फ्लोट है तो लिखना है गेट फ्लोट 2। इस तरह से आप हर एक कॉलम को 1 by 1 रीड कर सकते हो। इसके लिए आपके पास बहुत सारी गेटर मेथड्स अवेलेबल है। गेट टाइप का मतलब इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल, कुछ भी हो सकता है। देखिए ये एक छोटा सा कोड स्निपेट है, इसमें हम चेक कर रहे हैं, हमें जानना है कि क्या ये नाम की कॉलम अवेलेबल है हमारे टेबल में या नहीं है, और अगर है तो उसका इंडेक्स क्या है। ये कब आपको उपयोगी हो सकता है कि जब टेबल किसी और ने बनाया है और आप उसे एक्सेस कर रहे हो। तो देखिए एक वेरिएबल बनाया कॉलम इंडेक्स इज इक्वल टू कर्सर डॉट गेट कॉलम इंडेक्स, और आर्ग्यूमेंट क्या पास कर दी, कॉलम का नेम। इफ़ कॉलम इंडेक्स इज ग्रेटर देन -1, तो ये जो मेथड है आपको क्या पास करेगी, ऐसे नाम का कोई कॉलम का इंडेक्स। लेकिन अगर वो मेथड वो कॉलम अवेलेबल नहीं है, इस नाम की कोई कॉलम नहीं है, तो जो रिटर्न वैल्यू होगी वो 0 से कम होगी, मतलब नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि अगर ये कॉलम इंडेक्स -1 से बड़ा है, मतलब कि 0 या उससे बड़ा कॉलम एग्जिस्ट करता है, तो उसका इंडेक्स 0 या उससे कुछ भी बड़ा होने वाला है, तो उसकी वैल्यू हमने, अगर वो कॉलम है तो उसकी वैल्यू कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग उसका इंडेक्स पास कर दिया।
इंडेक्स पहले उसका जाना और फिर उस इंडेक्स को पास करके उस कॉलम की वैल्यू रीड की। एल्स कॉलम नहीं है, एल्स उस नाम का कोई कॉलम नहीं है। तो इस कोड स्निपेट के द्वारा हम वो एक्सेस कर सकते हैं। अब ये था हमारा डेटाबेस ट्रांजैक्शन, हाउ टू व्हाट इज SQLite डेटाबेस, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, हाउ टू ओपन earlier created database, how to create tables in it, how to perform transactions, insert, update, delete on our underlying table। ओके, इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैंने जो आपसे बात की थी वो हेल्पर की, उससे हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद और स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड डे।